पड़ोसी देश नेपाल पर विपदा आई हुई है। पहाड़ी इलाकों में आई फ्लैश फ्लड से नेपाल में तबाही मची हुई है। नुकसान किस स्तर का है अभी इसका आकलन होना बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इतनी भयावह हैं कि मानो जल प्रलय आ गई हो। नेपाल के रसुआ में फ्लैश फ्लड के बाद अब पूरा फोकस रेस्क्यू पर है। पानी आया और निकल गया, लेकिन अपने पीछे भारी ये तबाही की तस्वीरें छोड़ गया है। नेपाल फ्लैश फ्लड की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है, एक एक अपडेट आपको उसको लेकर देंगे। तो नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पानी का सैलाब आया और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया है। आंकड़ों की बात करें तो मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर करीब 157 तक पहुंच चुका है। साथ ही जो लापता लोग हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है, 750 से अधिक हो चुकी है, जिनमें 139 भारतीय शामिल है। नेपाल से फ्लैश फ्लड की लगातार नई और खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत के पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बात की, हर संभव मदद का उनको भरोसा दिया है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं लगातार तलाश की जा रही है, जो लोग लापता बताए जा रहे हैं 750 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो लगातार ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है। साथ ही 130 लोग इसमें भारतीय हैं, जो लोग लापता हैं उसमें से 130 भारतीय बताए जा रहे हैं। 30 से ज्यादा पुल और कई मकान भी तबाह वहां पर हो चुके हैं। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं नेपाल तिब्बत सीमा चेकपोस्ट से जुड़ी। देखिए जरा किस तरह का मंजर था। अचानक से पानी आया, सब साफ, भागने की जगह ही वहां पर बच नहीं पाई और लोग वहां पर फंसे रहे, अपने साथ वहां बहा कर ले गया। 30 सेकंड पर सब कुछ खत्म हो गया है। नई तस्वीर आप देख रहे हैं, सैलाब में सब कुछ बह गया, सब सही नजर आ रहा है। सैलाब से पहले का ये नजारा और एकदम से पानी का सैलाब आता है, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है और ये सब मलबे में तब्दील हो जाता है। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, एकदम से पानी के सैलाब के आते ही लोग वहां पर डर गए हैं और भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पानी का सैलाब आता है और अपने साथ सबको बहा कर ले जाता है और सिर्फ मलबा ही मलबा यहां पर नजर आ रहा है। कुछ वहां नहीं बचा, ना घर बचे हैं, ना किसी का मकान, ना जिंदगी बची है और लगातार तलाश की जा रही है। जो लोग वहां लापता हैं जिनमें से 139 भारतीय बताए जा रहे हैं। 30 सेकंड का ये वीडियो, 30 सेकंड पे सब कुछ वहां खत्म हो गया। देखिए कितनी भयावह तस्वीरें ये हैं, सैलाब का ये मंजर, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। एकदम से पानी का सैलाब आता है, लोग कोशिश करते हैं वहां से भागने की, लेकिन सब अपने साथ ये पानी का बहाव लेकर चले जाता है। चीन का इमिग्रेशन ऑफिस है ये। फ्लैश फ्लड में किस तरीके से वो पूरा बह गया, उसके बाद का नजारा वहां सिर्फ ऐसा था, सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। नेपाल में जल प्रलय जिस तरीके से आई है, पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है और फ्लैश फ्लड में भारी तबाही मची है। कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई और साथ ही अभी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो नेपाल में आई बाढ़ को लेकर तकनीकी रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल तिब्बत में झील टूटने से भारी मात्रा में सैलाब, वहीं झील टूटने से बहा 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी। रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत की ओर नदी का बहाव रुकने से बनी झील के टूटने के बाद रसुआ के भोटेकोशी से होते हुए त्रिशूली और नारायणी नदी के तटीय क्षेत्रों तक भारी तबाही मची है। बाढ़ के कारण नदी तटीय क्षेत्रों में स्थापित 4 स्वचालित जलमापन केंद्र बह गए और साथ ही प्रारंभिक तकनीकी आकलन के अनुसार देवघाट से ही बाढ़ के दौरान करीब 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी वहां बहा। रिपोर्ट के अनुसार 26 अगस्त की सुबह 8:37 पर भूकंप का केंद्र वहां मापन रहा, जो कि 4.4 रिक्टर स्केल के भूकंप को दर्ज किया गया था। इसके कुछ ही समय बाद तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में अचानक से भीषण बाढ़ प्रवेश करने की सूचना मिली है। इसलिए तिब्बत एक बहुत बड़ा कारण इस बाढ़ का माना जा रहा है, क्योंकि नेपाल में बारिश इतनी नहीं हुई है कि बाढ़ ऐसी आए। और आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ सीधे नेपाल से। आशुतोष, सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें दिखाइएगा, अभी वहां कैसी स्थिति है और लगातार क्योंकि संख्या बढ़ रही है आशुतोष, जो लोग लापता है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां किस तरीके से किया जा रहा है?
पूजा, बिल्कुल जो अभी घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद याद दिलाता है कि कैसे इसी नेपाल ने 10-12 साल पहले भी तबाही देखी थी, तब सैकड़ों लोग मारे गए थे। अब तक जो कागज पर आंकड़ा है वो 160 है, लेकिन जो मंजर हमने देखा है, त्रिशूली ने जिस तरह सैलाब फैलाया है, और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, अब यहाँ पर ना सड़क मार्ग, आपको मैं अगर बताऊं कि मैं किन रास्तों से आया, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों से होते हुए, उन पहाड़ों के ऊंचे इलाकों से होते हुए काठमांडू की पूरी वैली पार करते मुझे यहाँ तक पहुंचना पड़ा। आमतौर पर जो 2 घंटे का रास्ता होता है वो पूरी रात ट्रैवल करते हुए तब मैं नोवाकोट पहुंच पाया हूं। सड़कें बंद हैं क्योंकि त्रिशूली के सैलाब में सड़कें उसका शिकार हो चुकी हैं। और उसी के साथ साथ वैली देखिए, 14 से 15 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है इवैक्यूएशन रेस्क्यू के लिए, लेकिन ये वैली बार बार पैक हो जा रही है। और ऐसे में जो एयर ऑपरेशन है, सर्च एंड रेस्क्यू, क्योंकि अभी प्राथमिकता है सर्च एंड रेस्क्यू, और इसी के साथ जो जीवित लोग हैं, जहां जिनके एसओएस मिले, अगर आपको याद हो, नीचे से जैसे त्रिशूल का आवेग बढ़ा, लोग इस तरह के रास्तों से ऊपर भागे, और जो पहाड़ी इलाकों थे, इन सारे इलाकों से वहां पर छुपने की कोशिश कर रहे थे, एसओएस मैसेजेस भेज रहे थे कि हम यहां से जाएंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसीलिए इन रास्तों से, पहाड़ों से होते हुए हम जल्दी उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां त्रिशूली का वो प्रवाह और वो वेग दिखाई पड़ेगा, जिसके लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या है इस राहत बचाव ऑपरेशन में, कि आप एयर सॉर्टी जो है वो लिमिटेड है, आप उनको विंग क्लिक करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, और वहां पर, और उसी के साथ साथ सड़क मार्ग को फिर से जो शुरू करना है वो अपने आप में बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि ज्यादातर लोग जो वो ना जाएं, क्योंकि ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो आगे फंसी हुई थी उस सैलाब के उस पूरे इलाके में, अब वो धीरे धीरे एक एक करके वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरह पैमाने पर हमने तस्वीरें देखी, जिस तरह अब तक वहां जो जानकारी आ रही है, सबसे पहले चीजों को रिस्टोर करना, कनेक्टिविटी रिस्टोर करना, सड़क मार्ग पे करना, दुनिया भर की एजेंसियां जो है वो मदद पहुंचा रही हैं। भारत की ओर से जब मैं काठमांडू उतरा, मैंने देखा वहां पर एक बड़ा सा एयरफोर्स का विमान पहुंचा हुआ था मदद लेकर के। तो पूरी दुनिया के लोग, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएन की जो बॉडीज हैं, वो भी मदद को लेकर के पहुंच रही है। 160 का आंकड़ा तो आज सुबह 9:30 बजे तक आया था। आप समझिए कि राहत बचाव कार्य में अभी प्राथमिकता शायद संभवतः ये गिनना नहीं कि वहां कितने लोग मारे गए हैं, जितने एसओएस मैसेज हैं हर किसी तक पहुंचा जाए। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए सरकार के द्वारा कि जो जहां पर है वहां से उनको निकाला जाए, उनको फटाफट किसी तरह मदद पहुंचाई जाए, खाने रसद की किसी तरह की किल्लत ना हो। ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है नेपाल में, क्योंकि हम जहां हैं ये बिल्कुल हिमालय का सबसे ऊंचा इलाका है, और एयर रेडियस में ज्यादा ये बर्फ के नीचे दरअसल वो बर्फीली चोटियां हैं, और यही अगर एयर रेडियस में आप जाएंगे तो सिर्फ कुछ मिनटों की सॉर्टी में आप तिब्बत के प्लेटो पे पहुंच सकते हैं। तो आप समझिए कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र में इतना बड़ा अभियान चलाना अपने आप में जो है कहते बहुत बहुत ही मुश्किल कार्य है। पूजा, आशुतोष, देखिए तिब्बत की क्योंकि बात हो रही है, सबसे बड़ा कारण इस तबाही का तिब्बत को माना जा रहा है। तिब्बत और चीन इसका कनेक्शन है, क्योंकि तिब्बत में पहले लैंडस्लाइड हुई और एक चीन की तरफ से ये सामने भी आया, सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया था कि तिब्बत में लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन फिर चाहे इस बयान को बदल भी दिया गया। आशुतोष, देखिए गियोंग जो प्रोविंस है, चाइना की ओर से भी जो जानकारी आई कि वहां पर उनको वो कह रहे मड स्लाइड हुई है, लेकिन मड स्लाइड के साथ इस तरह की घटनाएं जो पहले भी दुनिया के अलग अलग लैंडस्केप हुई हैं, इसे जीएलएफ कहा जाता है, जो कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इसे कहा जाता है। ग्लेशियर का एक हिस्सा, इसमें 2 चीजें थी। क्या ऐसा लगा कि एक आइस रॉक एवलॉन्च है? 2 स्थिति हमेशा ऐसी बनती है कि जो बर्फ की बड़ी चट्टान है वो खिसक जाए, पानी को पुश करे, आगे लेक तोड़ दे। इस पर स्पष्टीकरण ज्यादातर आगे की तस्वीरें जब आएंगी तभी वैज्ञानिक बता पाएंगे। तो या तो ये आइस रॉक एवलॉन्च था जो वहां पर झील के निर्माण में उसने उसे पुश किया और आगे वो सारी सरहदें तोड़ते हुए इतना विकराल रूप के लेकर कर नीचे आई। इसके अलावा अगर वहां पर लेक आउटबर्स्ट था कि एक लैंडस्लाइड भी होती है, या फिर अचानक बहुत ज्यादा वहां पर कोई फ्लैश फ्लड आता है, उसके साथ लेक अपनी क्षमता को तोड़ बैठी, तो पानी जब नीचे आएगी गुरुत्वाकर्षण के रफ्तार से तो अपने ताकत को लेकर के आएगी, और उसके बाद तबाही तो आएगी। वजह क्या वो रॉक आइस एवलॉन्च है या फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है, ये जब तक उन सैटेलाइट पिक्चर की पूरी तरह से समीक्षा नहीं होगी, जब तक फ्रेम बाय फ्रेम उस लैंडस्केप को पिछली तस्वीरों के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन चीन कभी ये गलती नहीं मानेगा कि उसके यहाँ से ऐसी कोई लापरवाही है, तो उसका इतिहास वो कभी नहीं मानेगा। वो कह रहा है कि ये मामूली मड स्लाइड है, मामूली मड स्लाइड, लेकिन लैंडस्केप जो हमने तस्वीरें देखी वहां 3 ग्लेशियर्स हैं, और इसीलिए यहाँ की सरकार कह रही है कि आप नदी के किनारों से दूर रखो। वहां 3 लेक थे, कोई नहीं जानता वहां अभी कितना बचा हुआ। अगर कोई हिस्से में मान लीजिए मलबा या पानी जमा है, और अगर उसकी बाउंड्री जहां पर पानी है वो कमजोर है, तो आप समझिए कि फिर मुश्किल आ सकती है, क्योंकि मानसून अभी भी देखिए बादल पूरे एक्टिव है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है। आशुतोष, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं, और भी जानकारी साझा कीजिएगा। वहीं नेपाल में तबाही को लेकर एक और बड़ी खबर, नेपाल में आई बाढ़ से अब तक 750